खुर्रम शहजाद साहब, क्या समझते हैं कि अभी जो हालिया सूरत हाल चल रही है, जितनी वोटिंग हुई या जो बाकी रहती है, इम्पैक्ट क्या बन रहा है? पहले तो कुली तौर पे तासुर बताइए कि रिपब्लिकन की मजबूती दिखाई देती है या डेमोक्रेट्स की? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि इस वक्त जो हिस्टोरिकल इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिकी तारीख में, बहुत सारी तब्दीली हम देखने में आ रही हैं। पहली तब्दीली मैं आपसे ये शेयर करूंगा कि मुसलमानों ने पहली दफ़ा अमेरिकी तारीख में ये फैसला किया कलेक्टिवली अक्रॉस अमेरिका, उनका कंसेंसस है। एक सर्वे के मुताबिक जो केयर ने सर्वे किया कि सिर्फ 12% मुसलमान कैमला हैरिस को वोट डालेंगे, रिमेनिंग या तो वो वोट नहीं डालेंगे या रिपब्लिकन पार्टी को वोट डालेंगे। हिस्टोरिकली मुसलमान जो है वो डेमोक्रेट पार्टी के साथ रहे हैं। ये पहला इलेक्शन ऐसा है कि कलेक्टिवली अक्रॉस अमेरिका मुसलमानों ने फैसला किया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ जाएंगे। और बुनियादी वजह फॉरेन पॉलिसी, गजा की सूरत हाल, सीज फायर होने से मुकम्मल नाकामी और जो इस वक्त सूरत हाल है उसको बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल लग रही है। मुसलमानों को ये लग रहा है कि अगर उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी को वोट दिया तो दे आर एक्चुअली इंडोर्सिंग द करंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये तो मुसलमानों का पोजीशन होगी। अब आते हैं कि जो इस वक्त स्विंग स्टेट्स हैं, 7 स्विंग स्टेट्स हैं जिसमें फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, एरिज़ोना, नेवाडा। एरिज़ोना और नेवाडा डोनाल्ड ट्रंप पहले ही क्लेम कर चुके हैं। आज़ाद मीडिया और जो दूसरा मीडिया है मेन स्ट्रीम मीडिया, दोनों ने ये कह दिया उसके ऊपर उनका बर्तरी हासिल है। तो उस वाले से वो भी हो गया। नॉर्थ कैरोलिना जहाँ पे वो हारे थे पिछला इलेक्शन, बहुत नैरो मार्जिन से हारे थे, अब वो 1 पॉइंट की बढ़तरी है अक्रॉस ऑल द मीडिया हाउसेस। मिशिगन इज द स्विंग स्टेट्स, मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रंप को इंडोर्स कर दिया। मुसलमानों की जो तंजीमें हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के स्टेज पे आके, मुस्लिम लीडर्स से थे, उन्होंने स्टेज पे आके इंडोर्स किया। 3 लाख मुसलमान वोट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ चल गए। रियासत मिशिगन विच इज स्विंग स्टेट, तो वो चौथी स्टेट भी उनकी तरफ चली गई। अब पेंसिल्वेनिया है जहाँ पे 12,000 वोट से हारे थे डोनाल्ड ट्रंप पिछला इलेक्शन, वहाँ पे बहुत करीबी मुकाबला है, वो नेक टू नेक चल रहा है। एक मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कह रहा है कैमला हैरिस को 0.5 की बढ़तरी है। जो आज़ाद मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया है, उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप 1 पॉइंट से बढ़तरी में है। अगर पेंसिल्वेनिया कंफर्म हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप इज टेकिंग अ लीड, तो इलेक्शन जो है वो कैमला हैरिस के हाथ से हुए निकलता हुआ नजर आ रहा है। जो इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप एंड कैमला हैरिस आर प्लेइंग द रोल, वो जो इश्यूज हैं उसके ऊपर कैसे सियासत कर रहे हैं। तो अगर आप देखें डोमेस्टिक इशू के ऊपर हमेशा हिस्टोरिकली अमेरिका के इलेक्शन डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर होते हैं। जो डोमेस्टिक इश्यूज में हेल्थ केयर आ गया, एजुकेशन आ गई, आपकी इन्फ्लेशन आ गई, इकोनॉमी के मामला हो गए, जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं वहाँ पे हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना का इशू, चाइना जो इंटरनेशनल इशू है, टैरिफ का इशू, उसको डोमेस्टिक इशू बना दिया कि जो इस वक्त इन्फ्लेशन हो रही है, मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो गैस प्राइसेस स्काई राइज होगी पिछले 4 सालों में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ चाइना। तो लिहाजा मैं चाइना को लगाम डालूंगा जिससे हमारी जो इकानमी बेहतर होगी, लोकल प्रोडक्शन होगी और हमारी जो इकानमी है, जो बैकबोन है स्मॉल बिजनेस, उसको रिवाइव आएगा। तो उस हवाले से ये भी एक और पहलू हमने देखा कि यूक्रेन की वार और गजा की वार, अब वो इंटरनेशनल इश्यूज हैं और पहली दफा ऐसे हुआ दे आर अफेक्टिंग यूएस इलेक्शन। तो उस वजह से कैमला हैरिस को बहुत टफ टाइम मिला व्हेन इट कम टू द गजा एंड यूक्रेन, को उसको जस्टिफाई करेगा बिलियंस ऑफ डॉलर द टैक्स पेयर्स मनी इज गोइंग टू यूक्रेन। तो जो इन्फ्लेशन आ रही है, जो हमारे यहाँ पे स्मॉल बिजनेस तबाह हो रहा है, तो हम पैसे जो है वो बाहर यूरोप को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज रहे हैं। और इसी तरह से गजा की सूरत हाल, जो कैमला हैरिस है उन्होंने अभी तक जो हमने देखा है वो अमेरिकन वैल्यूज को फॉलो कर रही हैं कि जो ट्रंप इज नॉट कैपेबल टू गेट इनटू द ऑफिस बिकॉज वो कन्विक्टेड फेलो है, उसके ऊपर सेक्सुअल इल्जाम लगे, उसने बैंक्रप्सी फाइल की, उसने हर अनएथिकल काम किया जो एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को जेब नहीं देता। तो उनके पास जो व्यू पॉइंट है वो उस तरह से अपीलिंग नहीं है जैसे कि ट्रंप जो है वो चीज़ें मार्केट में लेके आ रहे हैं, अपनी कैंपेन में लेके आ रहे हैं जो कि लोग सुनना चाहते हैं। जैसे उनका ये कहना है कि मैं इमिग्रेशन को कंट्रोल करूंगा, इस वक्त वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ इमिग्रेंट्स आर कमिंग फ्रॉम मैक्सिको बॉर्डर, तो उसको मैं कंट्रोल करूंगा। उनका ये कहना है कि मैं खुर्रम शहजाद साहब, यासर साहब बड़े परेशान थे बल्कि 2 दिन से कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ गए हुए हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब किसकी कंपेन करने गए हैं और क्या वहाँ पर भी फार्म 47 का कोई रौला तो नहीं पड़ जाएगा? अगर पीटीआई ने बड़ी कोशिश की उनको पकड़ने की। मियाँ साहब के बारे में उन्होंने आए तो उनका ये कहना है, शेख उनके दोस्त हैं शेख सईद साहब, उनकी तरफ उनकी वाइफ की वफात हुई तो उनका ये कहना है कि ये बात मैंने कही थी यासर को, लेकिन ये मान नहीं रहा था, ये कहता था वो कंपेन करने गए, मैं कहते थे हो ही नहीं, तो चले गए। मैंने बाद में ये भी कहा था, मैंने कहा इलेक्शन के नताइज के बाद ये ना कहिएगा कि मियाँ साहब गए थे इसलिए इलेक्शन के नताइज बदल गए।
नहीं, ये जो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि एक जो पीटीआई वाले हैं वो डिलूजनल स्टेट में है कि अगर ट्रंप जीत गया तो इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। हालांकि बारहा इस चीज़ को स्टेट डिपार्टमेंट वाले भी आइटरेट कर चुके हैं और जहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं वो भी कह चुके हैं, जो फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान दैट इज फ्रॉम पेंटागन टू जीएचक्यू, इट इज़ नॉट एक्चुअली दी जो आप समझते हैं कि वो डेमोक्रेटिक टू डेमोक्रेटिक है, वो तो बाइडन ने तो फ़ोन तक नहीं किया पाकिस्तान को। तो उस वाले से जो मामला था पॉलिटिकल, जैसे नवाज शरीफ साहब आए हैं तो उनका लॉबिंग जो उन्होंने यहाँ पे एफर्ट्स हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स जो है गैर सदका जो ज़रा है उसके मुताबिक कि जो लॉबिंग फर्म जहाँ पे मौजूद है उनके साथ कुछ मीटिंग हुई कि जो पाकिस्तान और उनकी पार्टी के बारे में, कि जैसे पीपल्स पार्टी की भी यहाँ पे और पीटीआई की भी यहाँ पे मौजूद हैं लॉबिंग फर्म्स। तो मियाँ साहब भी यहाँ पे आए थे, एक्सप्लोर कर रहे थे अपॉर्चुनिटीज़ कि कौन सी यहाँ पे टैप की जा सकती है। और इसी तरह से उनके जो बेटे हैं वो भी पीरियडिकली आते रहते हैं, हर दूसरे तीसरे महीने चौथे महीने यहाँ पे आके वो अपनी जो पार्टी है उसको उसी तरह से जो जदीद। अच्छा खुर्रम साहब, ये बताइए कि इस वक्त हालिया जो चीज़ें चल रही हैं उसमें ये भी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि किसकी पॉलिसी में कितना फ़ायदा रहा या कितना नुकसान रहा। जब पहले डेमोक्रेट्स की हुकूमत थी और उसके बाद रिपब्लिकन की हुकूमत आई, ट्रंप का दौर आया, अफगानिस्तान से विड्रॉ किया, तो कितना पैसा जो है वो जंगों पे खर्च करने की बजाय अमेरिका में रोक के सरमायाकारी पे खर्च हुआ, और फिर ट्रंप के जाने के बाद डेमोक्रेट्स के दौर में, बाइडन के दौर में कितना वापस बाहर मुंतकिल हुआ। जी बिल्कुल, जो ट्रंप की अगर आप कोई स्पीच भी उठा लें, अभी गार्डन स्टेट न्यूयॉर्क में हुई, यहाँ वो उठा लें, फ्लोरिडा में हुई, मिशिगन में हुई, पहली लाइन वो ये कहते हैं मेरा दौर वहाँ था जहाँ पे जंग नहीं हुई, मैंने इकोनॉमी को पहले रखा, जबकि डेमोक्रेट जंग को पहले रखते हैं और उनके दौर में जंगें ही हुई हैं और मेरे दौर में आपने देखा कि जंग नहीं हुई और मैंने इकोनॉमी फर्स्ट एंड देन अदर थिंग्स। तो ये उस हवाले से उन्होंने नेटो को भी, वो अपने नेटो के बारे में भी कहते हैं कि हम नेटो को फ्री मनी क्यों दे रहे हैं, उसको भी रोको, तो उन्होंने रोका था। इसी तरह आईएमएफ को जो पैसा जाता है ट्रंप वो भी क्लेम करते हैं कि मैंने उसको रोका था, उसके ऊपर भी लगाम डाली थी। और इसी तरह जंगों के मामले में अब ये जो अमेरिकन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जो टिल्ट कर रहे हैं उसकी बुनियादी वजह यही है कि वो पहली बात ये करता है कि इकोनॉमी फर्स्ट, बिजनेस फर्स्ट एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग विल फॉलो आफ्टरवर्ड। तो उस हवाले से लोगों ने इसको रियली बाय किया है। और बुनियादी वजह कोविड के बाद जो स्मॉल बिजनेस और कमर्शियल रियल एस्टेट जो यहाँ पे तबाह हो गई है उसको वो एड्रेस कर रहा है कि विल कीप द मनी इन अमेरिका, बजाय इसके कि हम यूक्रेन को दें या दूसरे ममालिक में हम पैसा स्पेंड करें। जो फॉरेन पॉलिसी है खासतौर पे वो मिडल ईस्ट की पॉलिसी हो गई या यूक्रेन की पॉलिसी हो गई, मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की कोई खास से नहीं होगी या कैमला हैरिस की खास से नहीं होगी, बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम द पेंटागन और अदर जो इनके जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आ रही है। तो उस हवाले से लेकिन वो कैंपेन भरपूर तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि मैं सारी मेरे दौर में, अगर मेरा दौर होता तो इसराइल वाला मामला भी नहीं होना था। तो इस हद तक पहुँचने की वजह यह है कि करंट एडमिनिस्ट्रेशन और वो कैमला हैरिस को पपेट करार देते हैं। वो कहते हैं कि इसराइल ने उसको पपेट के तौर पे इस्तेमाल किया, इंटरनेशनल लीडरशिप ने कैमला हैरिस और बाइडन को पपेट के तौर पे इस्तेमाल किया और इसमें इनको खिलाते रहे मुख्तलिफ हीले बहाना से। और नाउ वी आर एट अ पोजीशन कि पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि अमेरिका वाज नॉट एबल टू कंट्रोल इंटरनेशनल अफेयर्स।